हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन हब के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आज हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन इसके अंदर जो दे रखा है हमारे पास, वो है कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो हमें पता है कि जो विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, फाई जो होता है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि ये जो त्रिज्या है उसको इसने कितनी गुनी कर दी है, 3 गुनी कर दी है। जब इसने त्रिज्या को 3 गुनी कर देगा तो हमें पता है कि कभी भी जो विद्युत फ्लक्स का जो मान जो होता है वो किस किस पे निर्भर करता है, एक तो आवेश Q पे निर्भर करता है और एक किस पे निर्भर करता है, आपका एप्सिलॉन नॉट पे निर्भर करता है। तो देखो, गाउस का नियम बेसिकली हमारा क्या होता है, जो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जो होता है वो क्या होता है, आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मतलब वो आवेश पे निर्भर करता है और किस पे करता है, निर्वात की विद्युतशीलता पे निर्भर करता है। इसका मतलब पृष्ठ की त्रिज्या कितनी गुनी करे, 3 गुनी करे तो विद्युत फ्लक्स मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो फाई आ जाएगा। मतलब जो पहले जो विद्युत फ्लक्स था वही क्या रहेगा आपका, बाद में विद्युत फ्लक्स रहेगा। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है, वायु के लिए पेरा विद्युत सामर्थ्य का मान होता है। तो देखो, वायु के लिए यदि सिर्फ ये पूछता पेरा विद्युतांक नियतांक पूछता तो वो कितना होता है, 1.059 के समथिंग होता है, और निर्वात का जो होता है वो आपका होता है 1। ठीक है, परंतु इसने पूछा पेरा विद्युतांक सामर्थ्य पूछा है, जो सामर्थ्य जो होता है वो आपका होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये क्या होता है, वायु के लिए पेरा विद्युतांक सामर्थ्य का मान, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, जो प्रतिरोधक का जो एसआई मात्रक जो होता है, हमें पता है आर जो होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता इनटू लंबाई अपॉन उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो, तो प्रतिरोध की तो आर, इसका रखेंगे मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो ओम मीटर मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तो S का मान क्या होगा। हमें पता है जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित हो, ये क्या होता है, P Q और R S भुजा होती है व्हीटस्टोन सेतु की। तो संतुलित अवस्था का कंडीशन क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। P की वैल्यू दे रखी है आपको 30, Q की वैल्यू 10, R की वैल्यू 18 और S की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जो S की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 18 × 10 अपॉन 30, 0 से 0 गया, ये 6 टाइम, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, 6 ओम। तो डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ कैसा होता है भाई, जब एक समान लंबवत दिशा में गति करे तो उसका पथ कैसा होता है, वर्ताकार पथ होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे जो उपकरण अपना है वो कौन सा, ट्रांसफॉर्मर। यदि ये पूछता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछता है तो उसका क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विस्थापन धारा आईडी का सूत्र है। तो विस्थापन धारा जो आईडी जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, आईडी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक है, प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव होगा। तो प्रतिबिंब इसका कैसा होगा भाई, इसका जो प्रतिबिंब हमेशा होगा वो कैसा होगा, आपका हमेशा ध्यान में रखना, वास्तविक और उल्टा होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा, अगर m जो आवर्धन है, आवर्धन अगर उसकी वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक आई है, ऋणात्मक आने का मतलब क्या है कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, आपका उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देखो, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्रमशः m नॉट और me है तो सूक्ष्मदर्शी की जो कुल आवर्धन जो होती है, जब भी आवर्धन क्षमता, कुल आवर्धन क्षमता बोले, अगर दो लेंस का संयोजन करने के बाद में यदि कुल आवर्धन बोले तो वो जो आती है आपके पास कितनी आती है, इन दोनों का जो आवर्धन है उन दोनों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है आपको, ये आवर्धन मिलता है। तो m नॉट इंटू एम ई, ये इसकी आवर्धन क्षमता, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे, सूर्य से प्राप्त प्रकाश होता है, सूर्य से जो हमारा प्राप्त प्रकाश जो होता है वो हमारा अध्रुवित प्रकाश होता है।
देखो जो सूर्य होता है उससे जो प्रकाश हमें मिलता है वो कैसा प्रकाश मिलता है आपको, अध्रुवित प्रकाश मिलता है। जबकि जैसे ही पृथ्वी पृथ्वी चारों ओर क्या होता है, अपना वायुमंडल होता है, जैसे ये प्रकाश यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो ये क्या होगा, वायुमंडल से आके टकराएगा, तो वायुमंडल से आने के टकराने के बाद में ये क्या हो जाता है, आंशिक ध्रुवित हो जाता है। तो इसने सीधा ही पूछा है कि प्रकाश जो नेचुरल जो लाइट जो होती है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है आपका, बेसिकली अध्रुवित प्रकाश आपका होता है। उसके बाद में देखो, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान निकालना है। तो हमें पता है जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, वो किसके बराबर होती है, ई वी नोट, जहाँ वी नोट क्या होता है, निरोधी विभव होता है। आपको इस निरोधी विभव का मान निकालना था, तो वी नोट इज इक्वल टू इस हाफ एम वी में गतिज ऊर्जा का मान कितना दे रखा है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ई जो इधर था, इस ई को अगर मैं इधर वी नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, इस ई से डिवाइड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो ये ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1.8 वोल्ट आ जाएगा। तो 1.8 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फोटोन का संवेग होता है, हमें पता है जो तरंग धीरे होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन लैम्डा, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संगत प्राचल के लिए अधिकतम मान के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन पूछ रहा है, ये अल्फा कण का प्रकीर्णन कौन होता है, तो इसका अल्फा कण का जो प्रकीर्णन होता है किसके लिए, अधिकतम के लिए, वो क्या होता है आपका, बी की वैल्यू अगर अधिकतम होगी, ठीक है, यदि बी की वैल्यू अधिकतम होगी तो प्रचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो मतलब 0 डिग्री आपका बेसिकली होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, संगत प्राचल के जो अधिकतम मान के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 डिग्री होती है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान होता है, ठीक है। तो देखो पहले तो ध्यान में रखना उत्तेजन अवस्था होती कौन सी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो होती है आपकी मूल अवस्था, ठीक है, उससे ऊपर जो कि n1 बराबर 1 होती है, उसके बाद में जो होती है आपकी उत्तेजन अवस्था, तो प्रथम उत्तेजन अवस्था जो आपकी होती है वो कितनी है, n2 है बेसिकली। तो ये क्या बोल रहा है कि पहली उत्तेजित अवस्था में, तो ये उत्तेजन ऊर्जा मतलब इसको कितनी ऊर्जा चाहिएगी, तो उत्तेजन ऊर्जा जो E बराबर जो होती है वो क्या होती है, En2 माइनस En1 होता है बेसिकली। तो देखो हमें पता है हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, En2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या, फिर माइनस, और जो En1 जो मूल अवस्था में ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रथम उत्तेजन ऊर्जा में जो उसकी ऊर्जा होती है माइनस का होता है आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये अगर ऊर्जा निकालेंगे तो कितना होगी, माइनस का 3 माइनस 13, तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस का 3.4 माइनस माइनस प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बेसिकली, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपकी, भिन्न भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके भाई, बेसिकली वो जो कहलाते हैं आपके समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सम प्रोटोनिक भी होता है, समस्थानिक या सम प्रोटोनिक दोनों एक ही बात है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है, तो देखो जो ये जर्मेनियम जो है जी, ये बेसिकली क्या होता है आपके पास, तात्विक अर्धचालक होता है। एंथ्रासिन जो होता है वो क्या होता है आपके पास, कार्बनिक अर्धचालक होता है। और सीडीएस जो होता है वो क्या होता है, एक अकार्बनिक अर्धचालक होता है, ठीक है। और जो पॉलीएलिन जो होता है वो क्या होता है आपका पास, बहुलक अर्धचालक होता है। इसने क्या पूछा है, कार्बनिक पूछा है, तो कार्बनिक आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सीडीएस जो हो जाएगा आपका, ये आपके पास क्या होगा, अकार्बनिक अर्धचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो फिलिंग द बैलेंस आ गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास है कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यित होती है। तो अगर जो एकल धनावेश है, तो धनावेश मतलब प्लस क्यू, इसके लिए जो अगर होगी तो वो हमेशा बाहर की तरफ होती है क्या, तो त्रिज्यित किसकी तरफ होती है, बाहर की ओर होती है, इसका हो जाएगा बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्या, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग के परिमाण को कहते हैं। तो अपवन वेग के परिमाण क्या होता है, हमें पता है कि जो Vd जो होता है अपवन वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू ई होता है। से अगर गतिशीलता निकाले तो Vd अपॉन ई, क्या इस ई की वैल्यू 1 दे दी, तो इसका मतलब अपवन किसके बराबर है, गतिशीलता के बराबर, क्या तो ये क्या कहलाता है आपका, गतिशीलता कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा देते हैं,
नेक्स्ट क्या है, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। हमें पता है जो चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, चुंबकन की तीव्रता कैपिटल M जो होती है वो क्या होती है, M/V होती है। अर्थात अगर V आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है M, तो एकांक आयतन में कितना होगा, M/V। ये क्या कहलाती है, चुंबकन की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या कहलाती है, आपकी चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है भाई, 0 होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट अपने पास एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी का मान कितना होगा भाई। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। एफ की वैल्यू पूछी तो एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2, तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना, ठीक है, कोई अवरोध रख दें तो उन तरंगों का अपने मार्ग से किनारों द्वारा, तो किनारों द्वारा मुड़ जाती है तो घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है क्या भाई, ये घटना। तो एजेस से जब मुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लैम्डा बराबर, अब इसने किस में पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो दे ब्रोगली होती है उसका लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। अर्थात इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 12.27 इंटू रूट वी, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या है, इसको 10⁻9 के अंदर लिखना है। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कि 1.227 इंटू 10⁻9 अपॉन रूट वी। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 1.227 अपॉन रूट वी, और ये नैनोमीटर के अंदर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1.227 अपॉन रूट वी आ जाएगा ये। यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर है, तो उसके दूसरे कक्षा त्रिज्या बताओ। मतलब R1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर दे रखा है। R1 का मतलब क्या, पहली कक्षा, मतलब N1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। फिर क्या पूछ रहा है ये, R2 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब N2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। हमें पता है कि जो n कक्ष की जो त्रिज्या होती है Rn, वो किसके समानुपाती होती है, n स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसका मतलब इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, R1 जो है अपॉन R12, या फिर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो R1 जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, N1 के स्क्वायर के, और R2 किसके समानुपाती होगा, N2 के स्क्वायर। अगर समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, R1 R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो R1 की वैल्यू तो कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻−10। R2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आपके पास जो R2 की वैल्यू आ जाएगी, R2 इज बेसिकली कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 इंटू 10⁻−10। तो R2 का वैल्यू जो आएगा आपके पास 1 इंटू 10⁻−10 या फिर 1 एंगस्ट्रॉम, इसका आंसर आ जाएगा R2 के वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपद्रवी जो अर्धचालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई। अपद्रवी अर्धचालक जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो पी टाइप का और एक क्या होता है, एन टाइप का अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में किसी एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। तो समविभव पृष्ठ अगर आपको बनाना हो तो क्या होता है, सेकंड इस तरह से वर्ताकार के रूप में होता है। ये R1 त्रिज्या होती है, दूसरी ये R2 त्रिज्या होती है, और ये तीसरी क्या होती है, यहाँ पे R3 त्रिज्या होती है, ठीक है। और इसके अंदर V1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है V2 से, और V2 किससे बड़ा होता है, V3 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे पहले समविभव से पूरा कितना रहेगा, V1, यहाँ पे तो V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे कितना V3, ये तो एकल धनावेश के लिए जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ बनाना है। तो धारा इसके मध्य ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरह से V और I के अंदर ग्राफ बनाना है, वो कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं, अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कि स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। देखो, जड़त्व का मतलब क्या होता है, कि स्वयं में परिवर्तन का विरोध करना, वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता था। अब स्वप्रेरित घटना में क्या होता है, कि जो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, इस प्रकार होती है कि वो अपने जिस रीजन से वो उत्पन्न हो रहा है उसका क्या करता है, वो विरोध करता है। तो इसलिए
स्वयं प्रेरण को अपन क्या कहते हैं, विद्युत जड़त्व कहते हैं। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि स्वयं प्रेरण जो होता है वो क्या करता है, धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन का क्या होता था उसके अंदर, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी क्या, तो उस धारा परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध करता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत जड़त्व कहते हैं। क्योंकि जो स्वयं प्रेरित जो होता है वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत स्वयं प्रेरित को विद्युत जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कला सबर स्रोत को परिभाषित कीजिए। तो कला सबर स्रोत क्या होते हैं आपके भाई, कला सबर स्रोत वो स्रोत, प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाले जो प्रकाश होते हैं उसकी जो कला जो होती है वो समय के साथ कैसी बनी रहे, आपकी नियत बनी रहे, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को कैसे बोलेंगे, कला सबर स्रोत बोलेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, किसी पदार्थ की दहलीय आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो दहलीय आवृत्ति क्या होती है कि किसी भी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो वह आवृत्ति क्या कहलाती है, आपकी दहलीय आवृत्ति कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी परमाणु को किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अगर अपन अनंतवीय ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए जितनी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो ये आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखनी थी। नेक्स्ट आपको बताना था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य समता क्या होता है, डेल ई बराबर क्या होता था आपका, डेल एम सी स्क्वायर। तो ये आपको समझ लिखना था, ठीक है। इसमें बताना था आपको कि द्रव्यमान की छत्ती होती है तो ऊर्जा क्या होती है यहाँ पे, मुक्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है कि 6 माइक्रोफेड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनकी तुल्य धारिता का मान लिखो। तो हमें पता है जो तुल्य धारिता होती है पार्श्व क्रम में क्या होती है, सी बराबर क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कितने के, 6 के, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 18 माइक्रोफेरेड आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है किसी सेल के विद्युत वाहक बल। सबसे पहले तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा बतानी है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि कोई भी जो आपके पास अगर सेल जो है, यदि सेल खुले परिपथ में हो तो जो सेल की जो प्लेटें होती है उनके बीच में जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कि यदि सेल किस में हो, खुले परिपथ में हो, तो सेल की जो प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई, सेल के अंदर अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन लेते हैं क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो इस विद्युत अपघट्य के कारण जो धारा के मार्ग में जो बाधा आती है, इस विद्युत अपघट्य का जो घोल है उसके कारण जो धारा के मार्ग में क्या आती है, बाधा आती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा सेल का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो ये होती है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, बंध वक्र के रूप में होती हैं। नंबर 2 चीज क्या होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है या फिर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि चुंबकीय बल की दिशा क्या होती है, आपकी उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है, एन से एस की तरफ होती है। तो इस तरह से आप इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है कि प्रत्यावर्तित धारा जनित्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाना है सिर्फ आपको। तो इसका स्पष्ट और नामांकित चित्र में क्या क्या चीजें बनानी थी आपको। तो सबसे पहले तो आपको चुंबकीय ध्रुव बनाते थे इस तरह से, एक तो ये एन, इधर आपको एस बनाना था। फिर इसके अंदर एक आयताकार कुंडली इस तरह से बनानी थी, ठीक है। ये आयताकार कुंडली आपने इस तरह से आपको इसको में बनाना था, ठीक है। ये उसका एक्स था जिसके एक्सेस के अकॉर्डिंग ये क्या करी थी, घूर्णन गति करी थी, मतलब घूम रही थी ओमेगा से, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करना था, यहाँ पे सर्पी वाले और कार्बन ब्रश लगाने थे इस तरह से, और यहाँ पे इसको बाहरी परिपथ से इसको क्या करके देना करना है। तो ये यहाँ पे इसको इस तरह से बनाना था, ये सर्पी वाले और यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं जिसको बाह्य परिपथ से आप जोड़ रहे हो। तो इस तरह से पूरा डायग्राम बनाना था इसका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो तार के सिरों पे मध्य विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमें पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल एफ क्या होता है, VBL। और ये जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, क्षैतिज घटक के लंबवत है, तो मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तभी आपका क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है क्या। तो यहाँ पे देखो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और बी का जो वैल्यू दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला दे रखा है, और एल लंबाई कितना दे रखा है, 5 मीटर लंबा क्षैतिज चालक तार है। फिर हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या होती है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, यहाँ पे 2 दे रखी है, और बी की वैल्यू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दे रखा है, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो ये आपके पास एफ साइन है। यहाँ पे वैल्यू तो ये 10 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या, तो ये एफ साइन कितना 0.10 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया वोल्ट। ये इसका आंसर जाएगा बेसिकली।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 विकिरणों का नाम लिखना है। तो आप किसी का भी लिख लो, एक तो पैराबैंगनी हो जाएगा, इसके बाद में सूक्ष्म तरंगे हो जाएंगी, सूक्ष्म तरंगों के बाद में आपकी अवरक्त तरंगे हो जाएंगी। 3 पूछे तो और भी बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, तो ये 3 के पूछा सिर्फ उसने। नेक्स्ट क्या है, किसी छोटी दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता है तथा नली ट्यूब की जो लंबाई है 100 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां बतानी है। तो आपको क्या बतानी है, अभिदृश्यक मतलब एफ नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जो एफ ई नेत्रिका मतलब एफ ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें दिया क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया क्या, आवर्धन, आवर्धन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। तो देखो हमें पता है जो आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है क्या। जो हमें पास पता है कि किसी भी दूरबीन या किसी भी दूरदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है आपके पास, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है। इसका मतलब आवर्धन क्षमता से क्या होती है, ऋणात्मक होती है क्या। इसका मतलब इस एम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, माइनस ऑफ 9 दे रखी है। इस एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस ऑफ 9 दे रखी है। अब देखो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूंगा, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का एफ नोट अपॉन एफ ई, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो इस एफ ई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, सॉरी इस एफ नोट की जो वैल्यू आएगी वो कितना का 9 एफ ई आएगा क्या। तो ये तो एक अपने पास रिलेशन आ गया, इसको अपने एक रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। फिर देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि नली ट्यूब की जो लंबाई है, जो लंबाई है टोटल उस दूरबीन की, ठीक है, वो कितनी दे रखी है आपको, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। 100 सेंटीमीटर देने का मतलब क्या है, ये जो एफ नोट है और प्लस जो एफ ई, इन दोनों का मतलब एफ नोट प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें पता है एफ नोट की वैल्यू कितनी है, 9 एफ ई के बराबर होती है क्या। तो इसको एक समीकरण नंबर 2 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से अपन जब 2 में मान रखेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका, देखो कि हमारे पास एफ नोट जो है, एफ नोट की वैल्यू कितनी है, 9 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 10 एफ ई बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपके पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी, एफ नोट की और वैल्यू, तो एफ नोट प्लस एफ ई कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से आपको एफ ई की वैल्यू 10 हो गई, ये 100 इज इक्वल टू एफ नोट है, तो एफ नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न करना था। तो जो हाइगेन का प्रिंसिपल है उसको आपको काम में लेते हुए जो स्नेल का नियम होता है क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक एन होता है, इसको आपको व्युत्पन्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, निम्न को परिभाषित कीजिए, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि प्रकाश का व्यतिकरण कि जब दो लगभग समान आयाम की तथा समान आवर्ती प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती है, तो उनके अध्यारोपण से क्या होता है, कहीं पे तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है, कहीं पे क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है उसको हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास था प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण आपको बताना था कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश के ध्रुवण को आपको इसमें समझाना है। ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसके अंदर दोनों आपके पास क्या होते हैं, प्रकाश ऊपर कागज के तल में भी और कागज के तल के लंबवत दोनों होते हैं, ये तो क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। इससे आपको ध्रुवित प्रकाश चाहिए, ध्रुवित प्रकाश चाहिए मतलब या तो उसके जो कागज के तल के लंबवत होने चाहिए, या तो सिर्फ कागज के तल में होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, कागज के तल के लंबवत होने चाहिए। तो ये ध्रुवण वाली आपको परिभाषा इसमें बतानी थी। फिर नेक्स्ट क्या है कि 20 वोल्ट के बल्ब से 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की 9 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो फोटोन की ऊर्जा शक्ति, इनके अंदर जो संबंध होता है वो देखो कि जो प्रति सेकंड जो फोटोन की संख्या n जो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो संबंध जो होता है हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या जो होती है n, वो होती है हमारे पास शक्ति अपॉन ऊर्जा होती है। इसको लिखते हैं अपन लोग शक्ति, इसको क्या लिखते हैं अपन, ऊर्जा, शक्ति अपॉन ऊर्जा। तो अपने पास गिवन क्या क्या है, इसमें से पूछा क्या है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा मतलब ई की वैल्यू इसने पूछी है, तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास, ई की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन एन। तो अगर पी अपॉन एन आ जाएगा तो यहाँ पे इसकी अपन वैल्यूज रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यूज रखेंगे, देखो पी की वैल्यू, शक्ति की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 वाट दे रखी है, इंटू प्रति 5 इंटू 10 की पावर 9 दे रखी है, तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये गया 4 बार, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया इसके लिए। फिर क्या नेक्स्ट, दे ब्रोगली की बोर क्वांटिक्रम की द्वितीय अभिव्यक्ति क्या थी कि जो कोणीय संवेग होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है,
h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr = nh/2 पाई। तो ये आपको इसमें अभिव्यक्ति को समझाना था। नेक्स्ट आपको बताना था कि परिभाषित कीजिए कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन तो क्या कहते हैं, जब भी कोई नाभिक जो होता है कि दो अपने मध्यवर्ती नाभिकों में टूट जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। और यदि क्या होते हैं आपके दो नाभिक जो होते हैं छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके पास नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इनको परिभाषित करना था आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपके पास, विद्युत द्विध्रुवीय के कारण उसके निरक्ष के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और उसके लिए आवश्यक डायग्राम भी बनाना था। ठीक है, तो 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का डायग्राम था इसके अंदर। इसी तरह से ये एक तो आपको ये विद्युत द्विध्रुव मतलब ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो यहाँ पे ये निरक्ष के ऊपर इस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। ठीक है, उसके बाद में इसका डायग्राम ये बनाना ही था। फिर क्या था, गाउस के नियम द्वारा एक समतल चादर मतलब गाउस के नियम का अनुप्रयोग करना था। फाई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है उसका अनुप्रयोग, गाउस का नियम होता है। इसका अनुप्रयोग के अंदर मैंने आपको समतल चादर बताई थी, तो समतल चादर का आपको डेरिवेशन करना था पूरा का पूरा। तो 2 नंबर का आपके पास इसका डेरिवेशन था और 1 नंबर का शायद इसका डायग्राम है, तो 2 + 1 3। इसी तरह से बायो-सावर्ट का नियम आपको काम में लेना था। बायो-सावर्ट के नियम के कारण उसके लूप के अक्ष के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करना था। ठीक है, तो ये लूप होता है, इसके कारण इसके अक्ष के ऊपर आपको ये जो अक्ष बिंदु होता है पी पॉइंट, इसके ऊपर आपको क्या करना था, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करना था। इसी प्रकार दो समांतर धारावाही जो चालक तार होते हैं, ठीक है, इनके कारण जो आपके पास F/एकांक लंबाई पर जो बल निकालते हैं उसका आपको सूत्र यहाँ पे उत्पन्न करना था। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ये बताने लायक, क्योंकि ये पूरे डेरिवेशंस हैं, तो वो आपको मैंने बता दी कौन से करने थे। फिर इसके बाद में तो ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पे चालक विद्युत रोधी मतलब कुचालक और अर्धचालक के मध्य अंतर लिखिए। ठीक है, तो कम से कम आपको इसमें 2 से 3 अंतर तो लिखनी चाहिए। एक तो वो आप इसके डायग्राम बना देते हैं, ये तो चालक है, चालक के अंदर तो क्या होते हैं, जो चालन बैंड जो होता है और जो वैलेंस बैंड होता है या फिर जो संयोजकता बैंड होता है, दोनों एक परस्पर एक दूसरे पे क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। तो पहला तो ये हो जाता है। दूसरा, जो चालक और जो इसके अर्धचालक के अंदर क्या होता है, ये जो गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन मेगावोल्ट का होता है। और इसके अलावा जो कुचालक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये 1 से 3 इलेक्ट्रॉन 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इनके गैप होता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर इस तरह से आपको डायग्राम बनाने थे। फिर इसके अंदर डिफरेंसेस बताने थे, इसमें अतिव्यापित होते रहते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं, 1.1 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वर्जित ऊर्जा अंतर, इसके अंदर क्या होता है 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको अंतर को समझाना था यहाँ पे। फिर क्या, एन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए। तो एन चालक का जो अर्धचालक है, एन का मतलब क्या हुआ, ये चालन बैंड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये चालन बैंड हो गया, ये उसका क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। तो एन प्रकार के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक दाता स्तर पाया जाता है ईवी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दाता स्तर ईडी। तो ये आपका एन टाइप के, और बीच का ये क्या हो जाएगा, इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल। और यहाँ पे एन प्रकार है, तो एन प्रकार मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल्स यहाँ पे यथावत होंगे, जैसे पहले थे उतने ही होल्स होंगे यहाँ पे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये आपको डायग्राम इसके अंदर बना के दिखाना था एन टाइप के अंदर। इसके और में जो क्वेश्चन है, निम्न दिए गए चित्र में युक्ति वाई का नाम लिखे। ये वाई युक्ति जो है वो कैसे युक्ति है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। अब इस पूर्ण तरंग डायरी को फिर परिपथ बनाना था, फिर उसकी कार्यविधि को समझाना था। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान Im एवं उसके वर्ग मध्य मूल मान का √2 गुना था। मतलब आपको ये प्रूफ करना था कि जो I RMS मान जो होता है वो क्या होता है, I0/√2 होता है, या फिर Im अपॉन, यहाँ पे Im दिया हुआ तो Im/√2 होता है। ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, यदि प्रत्यावर्ती धारा I दे रखी है आपके पास, I इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 4 sin ऑफ ओमेगा टी, और जो V जो दे रखा है आपके पास दे रखा है 200 sin ओमेगा टी प्लस π/3। ठीक है, तो परिपथ में क्षयित औसत शक्ति निकालनी थी। 6 औसत शक्ति मैंने आपको निकालना बताया हुआ भी है। उसमें क्या करते थे, दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, और इंटू कोस फाइव भी होता है, साथ में कोस फाइव का होता है कलांतर। कलांतर इन दोनों के बीच में कितना है, π/3। तो कोस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 60 का मतलब 1/2। और यहाँ पे V और I का मान रखना है, और आपको इसको सोल्व करके औसत शक्ति 6 निकालना था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्कर में प्रेरक को आपूर्ति माध्य शक्ति क्या होती है, उसकी शून्य होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना था, आपको पता है प्रेरकत्व के लिए
प्रेरकत्व के लिए क्या होता है, पहले तो वो ध्यान में रखना। प्रेरकत्व के लिए क्या होता है, जो वोल्टेज अगर वी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी होती है, तो आई धारा क्या रहती है, इसमें वोल्टता क्या रहती है, आगे रहती है, तो धारा क्या रहती है, पाई बाई टू से पीछे रहती है, तो ये क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है। अब इसमें पूछे माध्य शक्ति, माध्य शक्ति मतलब दोनों को क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और cos फाई आएगा साथ में, जब इसको सोल्व करोगे तो cos फाई मतलब इन दोनों के बीच कलांतर, कलांतर कितना है, cos 90, cos 90 का मतलब क्या हुआ, 0। तो ये औसत शक्ति, जब आप लास्ट में औसत लोगे ना, इसके अंदर औसत लोगे, तो इस cos का जो औसत आएगा वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 0 आएगा इसको सोल्व करने पे, औसत शक्ति का मान। तो ये आपको प्रेरित करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके आगे बताना था औसत शक्ति का मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 24 ओम, XL बराबर 110 ओम, XC बराबर 110 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा बताइए। तो प्रतिबाधा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, Z बराबर, प्रतिबाधा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है कि Z बराबर रूट आर स्क्वायर, Z इज इक्वल टू होता है रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अब देखो XL और XC की वैल्यू तो बराबर 110 110, तो ये तो कट जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 24 ही आ जाएगा, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 ओम ही आ जाएगी इसका आंसर। तो ये प्रतिबाधा लिखनी थी इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको परिभाषा बतानी थी, फिर आपको मिरर समीकरण जो होती है, दर्पण समीकरण, उसका क्या करना था, आपको व्यंजक उत्पन्न करना था इसके अंदर। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वही होता है कि जब भी कोई प्रकाश तरंग का मान, कि जो आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो उस प्रकाश तरंग का क्या होता है, अपवर्तन के स्थान पे परावर्तन हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और उसके बाद में गोलीय दर्पण के लिए समीकरण मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको आपको प्रूफ करना था और डायग्राम भी बनाना था इसका। फिर ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है कि जो आपतित किरण जो होती है, जो स्लैब जो होती है, स्लैब के अंदर अपन करते थे याद हो तो, जो आपतित किरण होती है और ये यहाँ पे जो निर्गत किरण होती है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वह क्या कहलाता है, आपका पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कि प्रकाश, जो आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण के बीच की जो लंबवत दूरी क्या कहलाती है, आपके पास पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको लेंस मेकर सूत्र क्या करना था, व्युत्पन्न करना था। तो ये आपको डेरिवेशन इसका सोल्व करना था। तो ये आपका आज का पेपर था। पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर था, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आपको मतलब बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ाएगी तभी आप उनके जवाब दे सकते हो। बाकी पेपर इजी था। ठीक है, उन 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मैं यही बोलूंगा पेपर आपका बहुत इजी था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।